राम राज्य पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को हमने सुना और वो क्षण भी हमने देखा जब वो भावुक नजर आए। गुर्जर साहब, एक दौर था, वो वक्त था जब अयोध्या छोड़कर प्रभु श्री राम जा रहे थे और तब अयोध्यावासी, देशवासी भावुक थे। आज प्रभु अपने मंदिर में पधार रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और तब शहर, गांव, कस्बे, देहात, हर जगह पर वो भावुकता है। सिर्फ एक मुख्यमंत्री के मन में नहीं, एक आम व्यक्ति के मन में भी। ये राम राज्य का एक अलग दौर है। देखिए, आज पूरा देश, यानी कहूं देश के अलावा दुनिया के 60 और देश आज राममय हो गए हैं, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के बाद जी लोगों के मन का जो मुद्दा है वो साकार हो रहा है। और पहले तो राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या पधारे थे और इस बार तो अपने घर में 550 साल के बाद वो प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ देशवासियों के लिए कोई और विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर भारतवासी के मन में, मतलब रोम रोम में राम बसता है। तो इसलिए आज सब राम में हुए पड़े हैं और 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जब अपनी आस्था के प्रतीक राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में होगी। मैं देख रहा था फारूक अब्दुल्ला साहब भी राममय हो चुके हैं। उस पर सोशल मीडिया पर कुछ नकारात्मक बातें हो रही थी, लेकिन मुझे वो देखकर अच्छा नहीं लगा, बल्कि मैंने ये सोचा कि अच्छी चीज है कि अगर आज के दौर में हर कोई राम का पाठ करना चाहता है, चरितार्थ करना चाहता है, उस जीवंत उस वक्त का जो दौर था उसको जीना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? उस पर फिर क्यों, अगर कोई विपक्ष का भी है, अगर वो कहता है कि नहीं मैं भी राम भक्त हूं, तो फिर बीजेपी कहती है या बीजेपी के समर्थक कई बार कहने लगते हैं कि नहीं आप कैसे हो सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए शायद। नहीं, मैं कहता हूं ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये आस्था का विषय है। और देखिए, आज मोदी जी की सरकार है जी, वो राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। रामराज होता क्या है? रामराज का मतलब है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। और वो मोदी जी और मनोहर जी की सरकार में साक्षात सबको दिख रहा है। आज बगैर किसी जाति, बगैर किसी भाषा, बगैर किसी रंग भेद के, लिंग भेद के, आज सबके साथ एक समान जैसा व्यवहार हो रहा है। अगर नल से जल मिल रहा है तो वो हर किसी के घर में जा रहा है। आज शौचालय बनाने की बात है तो उसमें कोई जाति नहीं पूछी जाती, कोई धर्म नहीं पूछा जाता। आज एलपीजी का गैस सिलेंडर निःशुल्क में देने की बात है तो उसमें कोई जाति और धर्म नहीं पूछा जाता। आप देखिए, जितनी भी देखिए मोदी जी की सरकार की योजना, आज मुफ्त में 5 किलो हर साल अनाज देने की बात है तो वो हर किसी के घर में पहुंच रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है बगैर भेदभाव के। आज 5 लाख तक के साल में मुफ्त की इलाज की बात है आयुष्मान योजना से, तो हर किसी को मिल रहा है। तो इसलिए रामराज की यही कल्पना थी कि बगैर जाति और धर्म के भेद के हर किसी के साथ एक जैसा समान बर्ताव हो, न्याय हो। और जो मोदी और मनोहर जी की सरकार आज साक्षात करके दिखा रही है, इसलिए दोनों सरकारें राम के आदर्शों पर चलने वाली सरकारें हैं, इसलिए तो रामराज है। आपने चूंकि जाति का जिक्र किया तो मेरा सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि जिस दौर में आप कहते हैं कि हम राम राज्य की वो परिकल्पना आज परिपूर्ण कर रहे हैं और हम जाति, धर्म, इन सबसे ऊपर उठकर सद्भाव से सबके लिए काम कर रहे हैं, उस वक्त देश में एक चर्चा ये भी होती है कि प्रधानमंत्री हमारे पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो वो कैसे वहां प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। ये नकारात्मकता कहां तक है? आप
बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चंद लोग हैं, हालांकि कई विपक्ष के नेता भी स्वागत कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं। देखिए, मुझे इस पे इतना कहना है, सवाल अगड़े और पिछड़े का नहीं है। जो राम के आदर्शों पर चलेगा, आप देखते हैं, हमने कभी अपने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, ऐसा साधक देखा है जो 11 दिन से सिर्फ नारियल पानी पर, एक कंबल पर सोता है, नारियल पानी पीता है? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। नवरात्र आते हैं तो 9 दिन पानी में रहकर व्रत करता है। तो इसमें अगड़े पिछड़े का सवाल नहीं है, इसमें आस्था का सवाल है। अब विरोधियों के लिए उन्होंने क्या ठान ली है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मोदी को हटाने की जिद में उन्होंने खुद को मिटाने का फैसला कर लिया है। तो ये जिद किस हद तक ठीक है? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, उन्होंने CCC का फॉर्मूला बताया और फिर ये भी बताया कि एक सी और है, यानी कांग्रेस का वो जिक्र कर रहे थे। और फिर मुझे करपात्री महाराज का वो जो श्राप था वो याद आ जाता है, जब उन्होंने श्राप दिया था, शापित किया था कि एक संत हिमालय में साधना करेगा और फिर वो लौटेगा, देश की संसद पर वो काबिज होगा या फिर वहां सेवा करेगा और इस विचारधारा को खत्म कर देगा। आपको लगता है कि वाकई उनकी खुद की जिद या उस श्राप ने उनको खत्म कर दिया? देखिए, आज वो उनको अच्छा मौका था अपने पापों को धोने का। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाते, क्योंकि किसी पार्टी का नहीं है, एक ट्रस्ट का है, विष्णु परिषद का है, सबको न्योता दिया गया है। इससे अच्छा मौका उनको अपना पाप धोने का मिल नहीं सकता था। उनकी तो संस्कृति रही है, लूट के लाओ, बांट के खाओ। तो अब तक जो लूटा था और बांट के खाया था, उस सब का प्रायश्चित करने का उनको मौका था, जो उन्होंने गवा दिया। लेकिन वो कह रहे हैं मौका कैसे गंवा दिया? जिस तारीख में आप लोग जाएंगे उस तारीख के बाद वो जाएंगे, मौका उनके पास है। देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनको बुलाए, सब लोग तो नहीं, लेकिन इनके प्रमुख लोगों को बुलाया जाता। लेकिन जिद है, अब जिससे क्या कर सकते हैं? नहीं, जिद से मुझे फिर एक और सवाल याद आ रहा है कि लालू जी से पत्रकारों ने, वो गाड़ी से निकल रहे थे, वहां पर एक सवाल पूछा और जब उनका जवाब आया तो वाकई लगा कि देश में विपक्षी दलों का क्या वाकई ये अपने आप में एक जिद का विषय बन गया है। पत्रकारों ने कहा आप जाएंगे, लालू जी वृद्ध हो चुके हैं और बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं भी, उनका सीधा कहना था नहीं जाएंगे। तो ये नहीं जाएंगे वाली जिद क्या है? वो तो भगवान का मंदिर है, एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया था, वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, उन लोगों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया था और देश के हर घर में दिए जलाने के लिए कहा गया था। देखिए, इनको रामकाज में जाने की जिद नहीं है, इनको जिद है मोदी को उखाड़ने की। और मोदी जी को जिद है गरीबी को उखाड़ो, भूखमरी को उखाड़ो, आतंकवाद को उखाड़ो, भ्रष्टाचार को उखाड़ो। तो जिद जिद में फर्क है और ये जिद ही इनके विनाश का कारण बनेगी। इस राम राज्य में चुनावी समर में आप लोगों की क्या जिद है? देखिए, हमने कहा ना, मोदी सरकार का और मनोहर सरकार का एक ही मूल मंत्र है, एक ही जिद है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका मिलके प्रयास। हमको देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है। हमने हर किसी के साथ न्याय करना है, बगैर भेदभाव के विकास करना है, जो हरियाणा में करके दिखाया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, कोई सामने डिबेट करे क्या था पहले। हरियाणा के 600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी। आज मनोहर जी की सरकार में
5600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है, 6500 गांवों में से। जी। इन्होंने किसानों के फसल का मुआवजा 1100 करोड़ रुपए दिया 10 साल में। मनोहर जी की सरकार ने 9670 करोड़ रुपया दिया। ये आंगनवाड़ी वर्कर को 500 रुपए माहवार दे देते, मनोहर जी की सरकार ने 4000 रुपया उसको बढ़ाकर कर दिया। इन्होंने 10 साल में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 300 से 1000 की 700 रुपए बढ़ाई 10 साल में। मनोहर जी की सरकार ने 1000 से 3000 की 2000 बढ़ाई। हर घर में नल से जल देने का काम हो। प्रदेश की 40% आबादी को 5 लाख तक का मुफ्त में साल में इलाज की व्यवस्था हो। हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, दवाई देने की बात हो। और यही नहीं, अगर आंकड़ों से भी देखें, सब तथ्य सामने हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 10 साल में ये 594 किलोमीटर नेशनल हाईवे लेके आए थे हरियाणा में। और मनोहर जी की सरकार, जिसमें 4300 करोड़ रुपया हुआ था इनका, मनोहर जी की सरकार इन 10 सालों में, 9.5 सालों में 2400 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे हरियाणा में लेके आई है। 43,000 करोड़ से ज्यादा उस पर पैसा खर्च हुआ है। और आपको एक और बात और बता दूं आपको, यही नहीं, ये 68,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे। मनोहर जी की सरकार ने 2,17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है हरियाणा से। इनको ग्रांट और एड 10 साल में केंद्र से मिली थी 40,000 करोड़ रुपए, और मनोहर जी की सरकार लेके आई है इन 9.5 सालों में 1,38,000 करोड़। कितना अंतर है हरियाणा के विकास के लिए। यही तो रामराज है। हर किसी को योजना का लाभ मिले, हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, कहीं नहीं ठहरते विकास के मामले में, और पहली बार समान विकास पूरे हरियाणा का। इसी को तो रामराज कहते हैं। पहले अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे। या ऐसा नहीं है। हरियाणा का चहुमुखी विकास, इस लक्ष्य को लेके मनोहर जी की सरकार कर रही है। भारत का चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र का विकास, इस लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल भी, चूंकि आप केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं, आपकी भूमिका भी केंद्र में है। जब अरविंद केजरीवाल, चूंकि सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हरियाणा में बड़े सक्रिय हैं, हालांकि इधर बीच झटके पे झटका लग रहा है, और मुझे लगता है कि आज भी एक झटका जो अशोक तंवर ने दिया है, उसके बाद बीजेपी में शामिल होकर एक बड़ा झटका और लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि नहीं, मैं भी जाऊंगा, मेरी पत्नी भी जाएंगी, मेरे बच्चे भी जाएंगे, मेरे माता पिता पर इस वक्त रामधुन सवार है। फिर मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले या कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा। यह मजबूरी हो गई है कि राम राज्य या राम मंदिर का आप विरोध भी करेंगे, लेकिन आपको स्वीकार्य करना भी होगा। काम काज, राजकाज, वो सब अलग होंगे, उस पर लड़ाई चलती रहेगी, विचार बदलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले कहा ना, हर भारतवासी के रोम रोम में राम है। ये सबको पता है, केजरीवाल को भी पता है, ये दूसरे दलों के नेताओं को पता है। अगर उसके खिलाफ आप कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे तो आप पनप नहीं पाओगे। पहले ही लोगों के दिलों में उनके लिए जगह नहीं है। कितने लोग खप गए इस राम मंदिर को बनाने को लेकर। कितने वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। इतने वर्षों के बाद ये शुभ दिन आया है, और इस पे भी ये लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का। राम हमारी आस्था का प्रतीक है, जिसके आदर्शों पर ये देश चलता है, देश के लोग चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनका तो विनाश होना है। प्राण प्रतिष्ठा वाले तारीख में पूरी दुनिया उस दृश्य को देखेगी
गौरवशाली क्षण होगा भारत के लिए, हम सबके लिए। लेकिन उसके बाद क्या कुछ बड़ी घोषणाएं, जिसका कहीं अगर आपको कुछ जिक्र आप करना चाहें कि हो सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है, या फिर अगले सत्र में कुछ इस तरह का ऐलान होगा जो कि वो राम राज्य वाला जो आप चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग को हर सुख मिले, वो सुख सरकार की तरफ से, एक राजा, अब तो वो दौर नहीं रहा, लेकिन प्रजा ने एक अपने शासक को चुना है जो कि सेवा भाव से है, तो वहां से वो घोषणा हो सकती है। देखिए, मोदी जी का एक ही संकल्प है कि मुझे अपनी तीसरी टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है, ताकत बनाना है। जी, ये उनकी गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी। जो भी उन्होंने आज तक देश को गारंटी दी है उसको पूरा किया है। कोई भी उदाहरण ले लो, आज देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया दुनिया की। और ये मैं नहीं कहता, ये जितने भी संस्थाएं हैं, IMF जैसी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जैसी, या दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जी, सबका यह आकलन है कि 2028 तक, अभी भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 2028 तक भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में एक होगा, जब उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। और इसकी गारंटी मोदी जी ने दी है कि अपने तीसरे टर्म में मैं भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। और मोदी, ये कटु सत्य है भाई, इस पर जोरदार तालियां एक बार हो जाएं कि राम राज्य में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि हम अपने प्रदेश को, अपने देश को आर्थिक तौर पर इतना मजबूत करें ताकि हर एक व्यक्ति, वो अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग का हो, कम से कम वो सुख चैन से जी सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके। वही राम राज्य का। बहुत शुक्रिया गुर्जर साहब हमारे साथ।